इस वीडियो में हम लोग मोशन यानी कि गति पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में लगभग 4 से 5 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के भी बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग ग्रेजुएट होंगे ही। अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो बिना ग्रेजुएशन के तो ये पॉसिबल है नहीं। तो आपने इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ाई होगा, तो इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में एक बेसिक कॉन्सेप्ट 11th लेवल का 11th 12th का अगर पूरा सीखना है, तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने दूसरे चैनल का 11th क्लास की फिजिक्स के वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। हालांकि जिस कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत है वहाँ पे मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पहला हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। वेग परिवर्तन की जो दर है वो क्या है, त्वरण है। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल हमारा मिल जाएगा, हमें त्वरण मिल जाएगा। त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो मान होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हम कब मानते हैं, जब एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। ए पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वह किसके डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। त्वरण जो है वेग की दिशा में है। त्वरण क्या है, वेग की दिशा में है। और जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो निगेटिव मतलब क्या हो गया, अगर ये पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, वेग की दिशा में है। यानी जिस दिशा में मोशन हो रहा है, जिस दिशा में गति हो रही है, जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में त्वरण भी है, तो पॉजिटिव। और इसका निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि वेग के क्या होगा, विपरीत होगा। वेग के विपरीत, यानी जिस दिशा में गति हो रहा है उसके विपरीत लग रहा है, तो इसको हम निगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी की जरूरत है हमें, इसको नोट कर ले। अगर यहां से हम देख सकते हैं कि अगर जो वेग परिवर्तन है वो जीरो हो जाए, वेग परिवर्तन क्या हो जाए, जीरो, तो अगर वेग परिवर्तन जीरो हो गया तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि वेग परिवर्तन की जो दर है वही त्वरण है। अगर वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो मतलब त्वरण हमारा क्या है, शून्य है, त्वरण हमारा जीरो हो जाएगा। चलिए इसको याद रखिए। अगर वेग परिवर्तन क्या है, जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, त्वरण क्या है, जीरो है। वेग परिवर्तन जीरो तो त्वरण जीरो, यानी वेग क्या, नियतांक का, वेग नियत है तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर नियत त्वरण से गति हो रही है तो गति के 3 समीकरण हम लोग जानते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हम इसे वेक्टर के रूप में भी जरूरत पड़ने पे प्रयोग करेंगे आगे, तो ये वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। u v और ये क्या है, वेक्टर है, सदिश है। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, और ये क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है। यहाँ पर s क्या, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर के रूप में। अब ऐसे अगर अदिश के रूप में रहेगा तो दूरी ले लेंगे। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, v वेक्टर है, u वेक्टर है, a वेक्टर है, s वेक्टर है। तो इसको वेक्टर के रूप में भी हम लिख सकते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो वेक्टर के फॉर्म में भी ये गति के समीकरण याद होने चाहिए। ये तो क्षैतिज गति है, क्षैतिज गति के लिए है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इसके लिए, इसमें जो तीनों हम गति के समीकरण लगा रहे हैं, इसमें जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तब ये तीनों समीकरण लगाए जाते हैं। चलिए, ये तो क्षैतिज गति के लिए हो गया। ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या होगा, वर्टिकल के लिए। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए जो समीकरण लगाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। पहला हो जाता है v बराबर u प्लस जी टी, ए की जगह पे g आ जाएगा, त्वरण की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण। और दूसरा क्या हो जाएगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ऊर्ध्वाधर गति में दो संभावनाएं हैं, वस्तु नीचे भी गिर रही हो सकती है या फिर ऊपर जा रही हो सकती है। अगर वस्तु नीचे गिर रहा है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, जी का मान प्लस लेते हैं। और जैसे ही वस्तु ऊपर जा रहा होगा, अगर ये नीचे गिर रहा है तो जी प्लस है, और ऊपर जा रहा हो तो जी की जगह पे क्या रख देना, माइनस जी रख देना। हर जगह तीनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये गति के 3 समीकरण है, इन्हीं का प्रयोग करना। ऊर्ध्वाधर गति के लिए ये, क्षैतिज गति के लिए। इन दोनों में जो एक्सेलरेशन है वो क्या, कांस्टेंट है।
जी भी क्या यहाँ पर है, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ऊंचाई इतनी ऊपर लेके नहीं जाना जिससे जी का मान बदल जाए, तो उतनी ऊंचाई तक की बात होगी। यहाँ एच उतना ही रहेगा जिससे कि जी हमारा क्या रहे, कांस्टेंट हम मान पाए। ठीक है, तो जो भी समीकरण लगा रहे हैं जी कांस्टेंट रख के लगा रहे हैं। एक हो गया। एक सूत्र और याद कर लीजिए, काम की चीज है। हमसे जरूरत पड़ेगी हमें कि nवें सेकंड में चलेगी दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी, Sn, nवें सेकंड में चली गई दूरी, इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। तो u प्लस हाफ a 2n-1, ये होता है nवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला। Sn बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। n क्या है यहाँ पर, n सेकंड है। कौन सा सेकंड, पांचवा सेकंड, तो n का मान 5, छठवां सेकंड तो n का मान 6, दूसरा सेकंड तो n का मान 2। ठीक है, इस सूत्र को याद रखेंगे जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जिस कॉन्सेप्ट की हमें अभी जरूरत है फिलहाल, उसको हमने आज वाला कॉन्सेप्ट कर दिया, जिससे आज हम लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं से भी कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, अगले वीडियोस के लिए अदर दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो बीच बीच में बताते रहेंगे। चलिए पहला कर, एक कण की स्थिति परिवर्तित हुई है, हम कण के विस्थापन एवं चली गई दूरी के संबंध में क्या कह सकते हैं। ये दूरी और विस्थापन सबको पता होता है, क्लास 9 से ही पढ़े हैं कि दूरी क्या है, जो चली गई रास्ते की कुल लंबाई है, कुल लंबाई को नापते हैं तो दूरी कहलाता है। और अंतिम और प्रारंभिक के बीच की जो सीधी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वो हमारा विस्थापन होता है। तो कह रहा है एक कण की स्थिति परिवर्तित हो गई, स्थिति बदल गई, जहां था वहां नहीं है, दूसरी स्थिति में पहुंच गया। तो कह रहा हम उसके कण के विस्थापन और चली गई दूरी के संबंध में क्या कह सकते हैं। अगर स्थिति बदल गई तो विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब जहां से चला था वहीं पे आ जाए, यानी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट जाए। यहाँ पे कह रहा स्थिति बदल गई है, तो इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि जो विस्थापन है वेक्टर एस वो जीरो नहीं होगा, विस्थापन एस जीरो नहीं होगा। और जब चल दिया, स्थिति बदल गई है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, तो कुछ ना कुछ दूरी भी चला होगा। इसका मतलब यहाँ पे डी भी है, डी भी जीरो नहीं है, डी भी जीरो नहीं है, विस्थापन भी जीरो नहीं है, दूरी भी जीरो नहीं है, दोनों शून्य नहीं है। ये फिक्स है कि अगर स्थिति बदल गई तो दोनों शून्य नहीं हो सकते, दोनों का मान कुछ न कुछ आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, क्या ऑप्शन दे रहा है, दोनों शून्य नहीं हो सकते, गलत है, हो सकते हैं दोनों, दोनों शून्य है, गलत है, दोनों शून्य हो ही नहीं सकते। फिर कह रहा दोनों शून्य हो सकते हैं, फिर एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, हाँ पहला सही होगा। कह रहा दोनों शून्य नहीं हो सकते, शायद अभी गलत बोल दिया था कि पहला गलत है, पहला सही है, दोनों शून्य नहीं हो सकते, दोनों शून्य नहीं होंगे, क्योंकि स्थिति बदल गई है तो प्रारंभिक स्थिति में वापस तो आ नहीं पा रहा है, अलग स्थिति में चला गया, तो विस्थापन शून्य नहीं होगा। शून्य तब होता है जब वापस वहीं आ जाए, तो स्थिति बदल गई मतलब विस्थापन जीरो नहीं होगा। और जब भी वस्तु चल देगी तो दूरी जीरो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चली गई दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, विस्थापन से जीरो हो सकता है, लेकिन वो भी कब, जब वो वापस वहीं आ जाए। और यहाँ कह रहा है स्थिति परिवर्तित हुई है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही होगा, दोनों शून्य नहीं हो सकते। दूसरा क्वेश्चन करा, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, तो इसका चाल, 4 ऑप्शन दिया, इसका चाल शून्य है, इसका त्वरण शून्य है, इसका त्वरण वेग की दिशा में है, इसकी चाल चर है, मतलब चाल चल है, मतलब चाल जो है बदल रही है। ध्यान दें क्या कह रहा है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। एक समान वेग का मतलब क्या है कि वेग नहीं बदल रहा है, वेग फिक्स है, वेग नहीं बदल रहा है। तो जब वेग नहीं बदलेगा तो इसका मतलब डेल्टा वी हमारा हो जाएगा जीरो। डेल्टा वी का मतलब वेग परिवर्तन, और जब वेग परिवर्तन जीरो होता है तो वेग परिवर्तन की दर समय से भाग देते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं त्वरण। तो जब यही जीरो है तो त्वरण भी क्या होगा, जीरो होगा। भी हमने पीछे बात भी किया था कि अगर वेग स्थिर है, वेग में परिवर्तन, वेग चेंज नहीं हो रहा तो वेग परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण जीरो हो जाएगा। तो क्या करें, एक समान वेग से गतिमान है, तो क्या संबंध इसमें है, इसका चाल शून्य, चाल शून्य होने का सवाल ही नहीं उठता कि अगर एक समान वेग मतलब उसके पास वेग है तो चाल तो होगा ही, तो ये तो गलत हो गया। इसका त्वरण शून्य, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वेग नहीं बदल रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कह रहा इसका त्वरण वेग की दिशा में है,
इसका त्वरण वेग की दिशा में, बताओ त्वरण है वो वेग की दिशा में है, अगर वेग की दिशा में त्वरण लगेगा तो वो वेग को बढ़ाने लगेगा, वेग के विपरीत लगेगा तो वेग को घटाने लगेगा। तो त्वरण वेग को बदलता है, चाहे बढ़ाता है चाहे घटाता है, दिशा में रहेगा तो बढ़ाएगा, विपरीत रहेगा तो घटाएगा, और यहाँ तो कड़ा एक समान वेग है। जब वेग ही नहीं बदल रहा तो ये त्वरण होने का सवाल ही नहीं उठता, त्वरण क्या हमारा 0 है, हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, हमारा ऑप्शन बी सही है, सीधा सीधा। चलो आगे आते हैं, मोटर वाहन में स्पीडोमीटर द्वारा मापन होता है। स्पीडोमीटर से हम क्या नाप सकते हैं? अब दो चीजें हैं, चाल और वेग, चाल और वेग, चाल और वेग। वेग में हम क्या देखते हैं कि प्रति सेकेंड हमारा कितना विस्थापन परिवर्तन हो रहा है, और चाल में क्या देखते हैं कि प्रति सेकेंड कितनी दूरी चल रही है। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है? दूरी बताता है कि वेग बताता है? दूरी बताता है या फिर या विस्थापन? स्पीडोमीटर क्या बताएगा? स्पीडोमीटर में दो चीजें दिखती हैं उसमें, कोई भी बाइक या कार हो तो उसमें दो चीजें, एक तो चली गई दूरी और ऊपर एक स्पीड बताता रहता है हमेशा। तो उसको अगर देखें तो वो क्या नापता है? वो विस्थापन कभी नहीं नापता, वो सिर्फ दूरी नापता है। जिस रास्ते से पहिया घूमते हुए जाएगा उस रास्ते की लंबाई को बताएगा, तो वो नापता है दूरी। क्या नापता है? दूरी। तो नीचे जो चली गई दूरी दूरी रहेगा वो बताएगा, और ऊपर जो नीडल घूमती रहती है या डिजिटल होगा तो उसमें लिखता रहता है, वो क्या बताता है? वो तो फिक्स है, चाल बताएगा, क्योंकि वो दूरी नाप रहा है तो दूरी के ना हिसाब से प्रति सेकंड के हिसाब से क्या बताएगा? चाल बताएगा। अब चाल में कौन सा चाल? तो चाल यहाँ पे ऑप्शन एक ही दिया तो हम चाल देखते इसी पे लगा देंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे माध्य चाल भी ऑप्शन में दिया है, तो अब कंफ्यूजन होगा ये चाल है कि ये चाल है, दोनों में से कौन सा सही है? तो ताक्षणिक चाल बताता है, क्योंकि जैसे हम इस एक्सीलरेटर को कम करते हैं स्पीड उसमें तुरंत कम हो जाता है, तो उस समय का स्पीड बताता है। एक्सीलरेटर बढ़ा देते हैं तो अगले टाइम का स्पीड बताने लगता है, यानी हर टाइम का वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड बता रहा है। तो एक निश्चित क्षण पर निश्चित समय की चाल वो बता रहा है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ताक्षणिक चाल देते हैं। क्या कहते हैं उसे? ताक्षणिक चाल कहते हैं। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है? ताक्षणिक चाल बताता है, न कि औसत चाल या माध्य चाल नहीं बताता। वो क्या बताता है? ताक्षणिक चाल बताता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, विस्थापन तथा दूरी में आंकिक निष्पत्ति होती है। विस्थापन तथा दूरी में आंकिक निष्पत्ति होती है, मतलब क्या है कि विस्थापन और दूरी के आंकिक निष्पत्ति मतलब उनका जो मान है, आंकिक मान है, उनका अनुपात। तो विस्थापन ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना? दूरी रखना है। इसका अनुपात बताना क्या आएगा? ऑप्शन में दिया सदैव एक, सदैव एक से बड़ा, सदैव एक से छोटा, या संभवतः एक के बराबर या एक से छोटा। विस्थापन और दूरी का अनुपात देखें, अगर हम दूरी और विस्थापन की बात करें तो दूरी क्या है? अगर किसी रास्ते से गया तो दूरी इस रास्ते की लंबाई है, और विस्थापन क्या है? अंतिम और प्रारंभिक के बीच की सीधी दूरी है। सीधी दूरी मतलब न्यूनतम दूरी। तो हो सकता है कि जो गति कर रहा है पार्टिकल या वस्तु वो सीधा ही गया है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा चल के सीधा चला गया, शॉर्टकट से गया एकदम सीधी दूरी। तो उस स्थिति में जो दूरी है वही विस्थापन बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दूरी और विस्थापन दोनों का परिमाण बराबर आएगा। क्या ऐसा कभी हो पाएगा कि विस्थापन दूरी से ज्यादा हो? तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा दूरी ज्यादा होगी, विस्थापन कभी भी ज्यादा नहीं हो पाएगा, या तो न्यूनतम में दोनों हो जाएंगे बराबर। तो हमेशा क्या होता है? या तो दूरी बड़ी होती है या फिर विस्थापन के बराबर होती है। तो जब विस्थापन दूरी से या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। विस्थापन दूरी के या तो बराबर या तो छोटा। जब बराबर हुआ तो 1 आ गया, और जब छोटा होगा तो छोटी चीज में बड़ी चीज से भाग देंगे तो भागफल 1 से कम आएगा। इसका मतलब बराबर या छोटा। क्या हो सकता है? 1 के बराबर या छोटा हो सकता है। तो संभवतः 1 से छोटा या 1 के बराबर। चलो, किसी वस्तु के वेग को 2 गुना करने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी। कह रहा है किसी वस्तु के वेग को 2 गुना करने पर। चलो पहले तो बात करें कि रोकने की जो सापेक्ष दूरी है क्या होगी। तो रोकने की जो सापेक्ष दूरी होती है, अगर हम इसको ds लिखें, स्टॉपिंग डिस्टेंस, रोकने की सापेक्ष दूरी, तो ये प्रोपोर्शनल होता है u स्क्वायर के। u इज द, u क्या? प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग।
अगर इसको नोट कर ले तो डायरेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं थोड़ा सा टाइम दे करके। कैसे निकालेंगे? मान लिया u वेग से कोई वस्तु चल रहा था, प्रारंभिक वेग उसका u था, तो v इज इक्वल टू क्या, v s इज इक्वल टू क्या होता है, इससे लगाते हैं लास्ट वाले से, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए कि जो चल करके रुक जाए, जितने दूरी चल करके वो रुक जाए, तो उसको हम एस डी मान लें, या चलो इसको डी एस लिख लेते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस डी एस लिख दिया। अब जब वस्तु चलते चलते रुक रहा होगा, यानी वेग घट रहा होगा, और वेग तब घटता है जब त्वरण हमारा वेग के विपरीत हो, मतलब ऋणात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ त्वरण क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और रुक जाएगा तो अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AdS। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2AdS इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस ds इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर बाई 2a। और पहले ही कहा था कि जो भी हम गति के समीकरण लगा रहे हैं सब कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है, सबके त्वरण क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर त्वरण यहाँ पर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ये 2a कांस्टेंट हो गया, तो ds प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ds प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ये आ गया। आप सीधे सीधे इसको याद रखें, काम की चीज है, ठीक। ये निकालना भी आना चाहिए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसी की जरूरत पड़ जाए, ठीक। वैसे याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन हमारा इसी से सॉल्व हो जाएगा, ds प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ क्या करा, किसी वस्तु के वेग को 2 गुना करने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी क्या हो जाएगी, तो अगर वेग को 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2u का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4u स्क्वायर, कितना आया 4 गुना, पहले यू स्क्वायर था, कितना हो गया 4u स्क्वायर हो गया, 4 गुना ही तो हुआ, तो कितना हो जाएगा 4 गुना, जो रोकने की सापेक्ष दूरी है वो 4 गुनी हो जाएगी। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम अगले 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, समान त्रिज्या की लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो दोनों गेंदों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, समान, असमान, लगभग समान या शून्य, ठीक है। आप क्लास 9th में ये चीज आपको बता दिया गया कि अगर दो चीजों को समान ऊंचाई से हम छोड़ दें तो दोनों एक साथ पहुंचती हैं, दोनों क्या होती है, एक साथ पहुंचती हैं। हालांकि ये सारे एक्सपेरिमेंट निर्वात के लिए सही है, अगर आपसे हम हवा में करेंगे तो हवा के प्रतिरोध की वजह से हो सकता है कोई वस्तु पहले गिर जाए, कोई बाद में गिरे। जैसे एक कागज ले लेते हैं और एक चाक को छोड़ेंगे तो कागज थोड़ा टाइम लेगा, चाक पहले गिर जाएगा, वो सिर्फ हवा के रेजिस्टेंस, हवा के प्रतिरोध की वजह से हो रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट निर्वात में किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो यहाँ निर्वात शब्द भी दे दिया है कि निर्वात में छोड़ा तो दोनों क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे, यानी दोनों का जो समय लगेगा वो क्या होगा, वो समान होगा, लगभग समान नहीं, पूरी तरह से कंप्लीटली समान होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद करा कि M1 व M2 द्रव्यमानों के दो पिंड H1 व H2 ऊंचाइयों से गिराए जाते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय अंतरालों का अनुपात है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम चाहते तो दोनों के लिए समय निकाल के दिखाते, दोनों का बराबर आएगा। एक क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन में हमें करना भी है, तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट से लगा दीजिए, 7वें को हम लोग फार्मूले कैसे डिराइव करके देखते हैं। तो M1 M2 द्रव्यमानों के दो पिंडों को H1 ऊंचाइयों से गिराया जाता है। चलिए पहला जो M1 द्रव्यमान का, इसको कितनी ऊंचाई से गिरा रहे हैं, H1 ऊंचाई से गिरा रहे हैं, और दूसरा जो M2 द्रव्यमान का, उसको H2 ऊंचाई से गिराया जा रहा है। गुरुत्वीय त्वरण इस पर भी जी लगेगा, इस पर भी जी लगेगा, द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण दोनों पे एक बराबर लगेगा जी। अगर यहाँ से गिराया जा रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 इसका भी होगा, प्रारंभिक वेग 0 इसका भी होगा। क्या निकालना हमें, समय की बात कर रहा है, तो गति का ऐसा समीकरण ले जिसमें क्या हो, u हो, h हो और टाइम हो। तो हम लोग सेकेंड समीकरण जानते हैं, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, नीचे आ रहा है इसलिए g प्लस लेंगे, ऊपर जाता तो g माइनस लेते। पहले वाले के लिए 1 1 कर लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग दोनों का 0 है, इसको हटा देते हैं, हाफ gt स्क्वायर, g दोनों के लिए सेम रहेगा, टाइम के लिए यहाँ 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम t1 स्क्वायर का मान अगर निकालें तो क्या आएगा, 2 इसमें गुणा कर जाएगा, 2h1 डिवाइड बाई जी, 2h1 डिवाइड बाई जी। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए जब t2 स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2h2 बाई जी। अगर हम t2 निकालें तो अंडर रूट
T1 निकालें तो अंडर रूट, और दोनों का हमें क्या चाहिए, समयांतरालों का अनुपात चाहिए, दोनों का अनुपात ले लें। H1 2 कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट H1 अपन H2, यानी जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, रूट H1 अनुपाते रूट H2, रूट H1 अनुपाते रूट H2 हमारा सही ऑप्शन होगा सी। चलिए 8वें क्वेश्चन में क्या करा, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है, तो 2 मिनट 2 सेकंड बाद विस्थापन कितना होगा। 2 मिनट 2 सेकंड बाद 2 मिनट 20 सेकंड बाद विस्थापन कितना होगा। देखिए एक चक्कर लगाने में लग रहा है 40 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कुल कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 दूनी 120 और 20 140, 140। अगर हम 40 से भाग दें तो 40 या 120, यानी 40 या 120 और 20 बच जाएगा, यानी 3 चक्कर तो पहले पूरे हो जाएंगे। तो जब 3 चक्कर लग गया, एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन 0, दूसरा चक्कर लगाने के बाद विस्थापन 0, तीसरा चक्कर लगाने के बाद विस्थापन 0, उसके बाद बचेगा कितना, 20 सेकंड। 2 मिनट तो निकल गए, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 40 या 120, 3 चक्कर हो गया 2 मिनट में, वो 20 सेकंड बचेगा। 20 सेकंड में अगर 40 सेकंड में पूरा घूम रहा है तो 20 सेकंड में जाहिर सी बात है कि आधा चक्कर लगेगा, यहां से यहां पहुंचेगा या यहां से यहां पहुंचता, आधा चक्कर। और आधे चक्कर में अगर विस्थापन देखें तो ये विस्थापन हो जाएगा प्रारंभिक और अंतिम के बीच की सीधी दूरी, जो कि क्या है, इसका वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। व्यास कितना होता है, 2r होता है, रेडियस का 2 गुना। तो जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 2r होगा, ऑप्शन बी सही है। अगर दूरी की बात करता तो पूरी दूरी होती है 2πr, आधी दूरी क्या हो जाएगी, πr हो जाता, आधी दूरी πr हो जाता। तो अगर दूरी कहता तो πr, विस्थापन पूछ रहा है तो 2r, तो 2r हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ विस्थापन की बात कर रहा था। चलिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है, एक कार एक समान वेग से चल रही थी, इस पर 12 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगाने से इसके द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी 190 मीटर हो गई, प्रारंभिक वेग क्या था। एक समान वेग से चल रही थी, चलिए कार क्या था, एक समान वेग से चल रहा था और इस पर 12 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगा दिया गया। चलिए मान लेते हैं जो चाल था वो u से चल रहा था, प्रारंभिक वेग u था, त्वरण कितना लगाया, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना त्वरण लगा दिया। टाइम कितने टाइम तक लगाया, t बराबर 12 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 12 सेकंड तक। और उसके बाद क्या दे रहा है, 12वें सेकंड में चली गई दूरी 190 मीटर हो गई, 12वें सेकंड में चली गई दूरी। अभी पीछे 9वें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र बताया था, SN इज इक्वल टू क्या था, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, ये सूत्र होता है 9वें सेकंड में चली गई दूरी का। अब 9वां सेकंड यहाँ क्या है, 12वां सेकंड, n के जगह पे क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, तो जो S12 होगा वो कितना होगा, u प्लस हाफ a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के जगह पे 12, 12 दिन 24 में से घटेगा 23, और सबके मान हम रख सकते हैं। u हमें ज्ञात करना, S12 यानी 12वें सेकंड में चली गई दूरी कितना है, 190, 190, यहाँ से a का मान कितना दिया, 1, तो ये a की जगह पे 1 रख देंगे, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 190 माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना है 23/2 यानी 11.5, 11.5 घटा के कितना आ जाएगा, 178.5, ठीक, 178.5 ऑप्शन में है क्या, 178.5, हाँ ये ऑप्शन ए, जगह कम था, 2 ही ऑप्शन लेगा, आंसर मिल जाए बस, उससे ऑप्शन से क्या लेना हमें, तो 178.5 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है, कोई एक पिंड है जो एक समान त्वरण से गतिशील है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, किसी समय तात्क्षणिक वेग उसका 10 मीटर पर सेकंड बता दिया। कह रहा 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 हो जाएगा, तो कह रहा 2 सेकंड पूर्व वेग क्या था। जैसे अगर यहाँ पर किसी समय इसका वेग 10 है और यहाँ से 5 सेकंड बाद हो जाएगा 20, 5 सेकंड के बाद अगर देखें तो वेग कितना हो जाएगा 20, तो कह रहा 2 सेकंड पहले वेग कितना था, और त्वरण एक समान है। त्वरण हम कैसे निकालते हैं, वेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल हमारा त्वरण बताता है। तो यहाँ के लिए अगर हम त्वरण निकालें, अगर यहाँ का वेग हम मान लेते हैं v था या u कुछ भी मान लेते हैं, तो v से बढ़कर के 10 हुआ, 10 से बढ़कर के 20 हुआ है। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो 10 में से v घट जाएगा, 10 माइनस v बट्टे समय 2, ये त्वरण आ गया। यहाँ का त्वरण निकालें
तो 10 से बढ़ के 20 हुआ, तो 20 माइनस 10, समय लगा 5। दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि त्वरण एक समान है, तो यहाँ भी त्वरण यहाँ भी त्वरण, दोनों त्वरण बराबर होंगे। इसी को सॉल्व करिए, v का मान आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 20 में से 10/5 यानी 2, 2 दूनी 4, और v निकालेंगे तो उधर जाएगा, 4 के घट जाएगा, 10 माइनस 4 यानी कि 6, 10 माइनस 4 यानी कि 6। ठीक है, 10 में से 20 10, 2, 2 दूनी 4 और 4 आके घट जाएगा 6, तो 6 ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, साथ ही साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 11th क्लास की इस फिजिक्स का गति चैप्टर का लिंक्स मिल जाएगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से आपका काम चल जाएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूर्व एग्जामों में पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तो टफ हर एग्जाम में आते हैं, तो उनसे हमें लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन के चक्कर में परेशान है, जितने आसान क्वेश्चन आते हैं उनसे ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।